बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बात करेंगे आज लेसन नंबर 37 इको 403। ये कंजम्पशन थ्योरीज के 3 लेसन हैं, 37, 38, 39। तीनों कोशिश करेंगे आज की ही वीडियो में डिस्कस करने के लिए। जॉन मैनार्ड, काइंस एंड द कंजम्पशन फंक्शन। जॉन मैनार्ड ने कंजम्पशन फंक्शन में दिया। क्या कहता है जी? कंजम्पशन फंक्शन ऑफ सेंट्रल काइंस थ्योरी। ये जनरल थ्योरी 1936 में पेश की गई थी और इसके कुछ कंजक्चर्स से Keynes conjectured that managerial prosperity to consume. The amount of consumed out of additional dollar of income is between zero and income one. यानी कि उसका कहना है कि अगर एक इनकम का 100% कंजम्पशन हो रही है तो जैसे जैसे इनकम इंक्रीज हो रही है वो कंजम्पशन जो है वो सारी इनकम भी हो सकती है और वो उससे कम भी हो सकती है, 0 और 1 के दरमियान रहेगी। He claimed that fundamental law is that out of every dollar of earned income, people will consume part of it and save the rest. जैसे जैसे लोग फर्दर इनकम अर्न करते हैं वो उसका एक पार्ट कंज्यूम करते हैं और बाकी रेस्ट सेव कर लेते हैं। Keynes also proposed the average propensity to consume. The ratio of consumption to income falls as the income rises. जी, जैसे जैसे इनकम इंक्रीज करती है कंजम्पशन रेशियो राइज करते है, कंजम्पशन रेशियो फॉल करती चली जाती है। तो हमारा कंजम्पशन फंक्शन बनेगा C इज इक्वल टू C बार प्लस सी वाई। अब ये जो C है ये कंजम्पशन स्पेंडिंग है। C कंजम्पशन स्पेंडिंग बाय हाउस होल्ड। आगे C बार जो ऑटोनमस कंजम्पशन है, यानी कि कह लें कि इसको नेचुरल कंजम्पशन कह लें, तो प्लस ये मार्जिनल प्रॉस्पेरिटी टू कंज्यूम, किस हद तक कंज्यूम किया जाएगा, ये एक कांस्टेंट ले लें और वाई इनकम है, ठीक है, या इनकम की परसेंटेज ले लें कितना कंज्यूम किया जाएगा, ये नेचुरल कंजम्पशन है, दोनों मिलके रियल टाइम कंजम्पशन बनती है हाउस होल्ड की। यानी कि आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि ये वो पोर्शन है कि जो हर हाल में स्पेंड होना ही होना है, ठीक है, बच्चा है तो बच्चे का दूध आना है तो आना ही आना है, खाने पीने का हमारा जो खर्चा है रूटीन वाइज वो होना ही होना है, आटा जो आना है, ठीक है, वो आना ही आना है। नेक्स्ट आ जाए एवरेज प्रोस्पेरिटी टू कंज्यूम। एवरेज प्रोस्पेरिटी कंज्यूम इज इक्वल आ गया सी ओवर वाई, यानी कंजम्पशन ओवर इनकम कि कितनी कंजम्पशन करते हैं और कितनी इनकम आती है उस हिसाब से आपके एवरेज निकल आती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास सेकुलर स्टैग्नेशन एंड साइमन कजनेट्स। During World War II, on the basis of Keynes' consumption function, economists predict that the economy would experience what they called secular stagnation, a long depression of infinite duration. जी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक लॉन्ग डिप्रेशन कंट्रीज के ऊपर आया। अब उसमें फिजिकल पॉलिसीज ये मेंटेन बनाई जा रही थी ताकि इस चीज को कंट्रोल किया जा सके। It turned out that the end of World War did not throw the US into another depression, but it did suggest that Keynes conjecture that the average propensity the consume would fall and the income rose appeared not to hold. जी, इनकम राइज कर रही है, कंजम्पशन फॉल हो रही है, लेकिन इसको होल्ड करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। अब इन्होंने एक 1869 में एक दिया था वो कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट एंड कंस्ट्रक्टेड न्यू एग्रीगेट डाटा। इन्होंने एक एग्रीगेट डाटा बनाया था 1869 का, यानी कि उस वक्त दूसरी जगह के बाद पीछे जाके 1869 का एक कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट डाटा बनाया था जिसको बाद में इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया। इसमें उन्होंने डिस्कवर किया दैट रेशियो कंजम्पशन ऑफ इनकम वाज स्टेबल ओवर टाइम डिस्पाइट लार्ज इंक्रीज इन इनकम। अगेन काइंस कंजक्चर वाज कॉल्ड इनटू क्वेश्चन। दिस ब्रिंग्स अस टू बी पजल कि लोगों की इनकम इंक्रीज हो रही है और उसी लिहाज से इनकी जो कंजम्पशन का रेशियो है वो डिक्लाइन कर रही है। नेक्स्ट आ जाइए हमारे पास, ये देखें जी, ये लॉन्ग रन कंजम्पशन फंक्शन है जो कि एवरेज कंजम्पशन है, ये इंक्रीज कर रही है। शॉर्ट रन जो है वो इनकम बढ़ने से कंजम्पशन जो है वो कम हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए आर्विंग फिशर एंड intertemporal choice. The economist Ivory Fisher developed the model with which economists analyze how rational forward-looking consumers make intertemporal choices. That is, choice involving different periods of time.
बेसिक बात करते हैं, ठीक है, इसमें कुछ खास बात सुनी की द कंस्ट्रेंट कंज्यूमर्स फेस, ठीक है, कंज्यूमर्स कुछ कंस्ट्रेंट फेस करते हैं कि उनकी प्रेफरेंसेस क्या है, द प्रेफरेंसेस दे हैव एंड हाउ दीज कंस्ट्रेंट्स एंड प्रेफरेंसेस टुगेदर डिटरमाइन द चॉइस अबाउट कंजम्पशन एंड सेविंग, और यही उसकी कंस्ट्रेंट या प्रेफरेंसेस हैं, इस चीज को डिटरमाइन करती हैं कि वो कितनी कंजम्पशन करेगा और कितनी सेविंग करेगा। यहाँ पे यही बात हमारे साथ डिस्कस की कंज्यूमर बजट कंस्ट्रेंट कि सेविंग इक्वल होती है इनकम माइनस कंजम्पशन। दूसरे लफ्ज़ों में कह लो कि अगर कंजम्पशन डिटरमाइन करनी है तो कंजम्पशन इक्वल आ जाएगी इनकम माइनस सेविंग। यहाँ खैर दूसरे वे में लिखा हुआ है, खैर कंजम्पशन अगर लेस देन हो इनकम से तो कंज्यूमर सेव करता है, कंजम्पशन ज्यादा हो तो कंज्यूमर बारो करता है। ठीक है जी। अगर हम अपने इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे तो हमारी एक्चुअल जो इक्वेशन बनती है वो C1 इज इक्वल टू C2 ओवर 1 प्लस आर इज इक्वल टू Y1 ओवर Y2 ओवर 1 प्लस आर। ठीक है जी। So we can say that consumer budget constraint implies that if the interest rate is zero, the budget constraint shows that total consumption and the total period equal to total income, two periods। जी, इसने ये बात कही कि जितनी इनकम है उसी हिसाब से कंजम्पशन हो रही होती है अगर हमारा इंटरेस्ट रेट जीरो है, यानी कि लेकिन आगे चल के ये बात भी की गई कि जो सेविंग है उसका कंजम्पशन से कोई ताल्लुक नहीं है। ये एक बनाया गया, वो जो पीछे बात की थी कि सेकंड पीरियड कंजम्पशन है और फर्स्ट पीरियड कंजम्पशन है, दो पीरियड के कंजम्पशन में जब मुवाजना किया गया तो अगर तो जो कंजम्पशन है वो बेहतर रही, ठीक है, इनकम ज़्यादा रही तो हम सेविंग की तरफ जाते हैं, अगर कंजम्पशन ज़्यादा रही तो हम बारोइंग की तरफ जाते हैं। ये नीचे का पोर्शन जो है ये हायर कंजम्पशन है, ये इतना पोर्शन जो है, ठीक है, तो अल्टीमेटली इसके लिए हमने बारो किया और ये सारा पोर्शन जो है ये सेविंग का है तो हमने सेव किया, बारो नहीं किया। If we choose the point between A and B, the consume less than the income in the first period and save the rest of second period. If we choose between A and C, he consume more in income first period and borrow make up for difference। जी, ये एलेबोरेट किया उसने इस ग्राफ को कि अगर वो सेव ज्यादा करता है तो सेविंग की तरफ जाएगा, अगर वो कंजम्पशन ज्यादा करता है तो वो बारोइंग की तरफ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी इंडिफरेंस कर्व के बारे में, कंज्यूमर प्रेफरेंसेस इंडिफरेंस कर्व। सबसे पहली चीज तो अंडरस्टैंड करें कि इंडिफरेंस कर्व होता क्या है। इंडिफरेंस कर्व एक नेगेटिवली स्लोप कर्व होता है जो कि थोड़ा सा बेंड होता है टुवर्ड्स द ओरिजिन, ठीक है। इसके ऊपर जितने भी हम सेविंग या कंजम्पशन जो जो भी हम डिस्कस करेंगे उन तमाम की जो यूटिलिटी होगी, जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है वो सेम होगा, WXY इन सब का लेवल सेम है, ठीक है। हाँ, इंडिफरेंस का आउटवर्ड शिफ्ट करता है तो फिर लेवल चेंज होगा, जिस तरह के हम आगे यहाँ बात कर ले, पहले कर लेते हैं। ये जो मैंने बताई है यही लिखी हुई है। आगे ऑप्टिमाइजेशन में आ जाए कि हम कहाँ पे ऑप्टिमल लेवल पे होते हैं कंजम्पशन के हवाले से, तो हमारी जो कंजम्पशन लाइन है स्ट्रेट लाइन होती है, तो ये जहाँ पे टेंजेंट करेगी इंडिफरेंस कर्व को, टेंजेंट टेंजेंट होता है किसी कोई ऐसी लाइन जो किसी सर्कल के बाहरी किनारे को छूकर सीधी सी गुजर जाए तो वो टेंजेंट होता है। यहाँ पे उसने सर्कल किया हुआ है, ये टेंजेंट हुई है यहाँ पे, इस ये वो पॉइंट है जहाँ पे वो टेंजेंट हो रही है। दिस इज द ऑप्टिमल पॉइंट एट द ऑप्टिमम द इंडिफरेंस कर्व इज टेंजेंट टू द बजट कंस्ट्रेंट। ये जो हमारी बजट कंस्ट्रेंट है उस पर इंडिफरेंस कर्व टेंजेंट होता है, जो हमारा ऑप्टिमम पॉइंट है। ये देखें ये पॉइंट दिखाया गया। हाँ, अगर हमारी इनकम में चेंज आता है तो फिर अल्टीमेटली हमारा इंडिफरेंस कर्व भी शिफ्ट कर जाएगा और हमारा जो बजट कंस्ट्रेंट है वो भी शिफ्ट कर जाएगी। देखें ना, एंड इंक्रीज द फर्स्ट और सेकंड पीरियड इनकम शिफ्ट बजट कंस्ट्रेंट आउटवर्ड। फिर नेक्स्ट आते हैं जी, हाउ चेंजेस ऑफ रियल इंटरेस्ट रेट अफेक्ट कंजम्पशन। रियल इंटरेस्ट रेट कंजम्पशन को कैसे अफेक्ट करेगी? द इनकम अफेक्ट इज द चेंज इन कंजम्पशन दैट रिजल्ट फ्रॉम मूवमेंट टू हायर डिफरेंस कर्व। जी, हमारा बजट कंस्ट्रेंट अगर चेंज होता है या इनकम इफेक्ट चेंज होता है तो अल्टीमेटली हमारा जो वो टेंजेंट करेगा हायर कंस्ट्रेंट को। अब देखें ओल्ड बजट कंस्ट्रेंट है ये नीचे वाले डिफरेंस कर्व वो टेंजेंट कर रही है, और न्यू बजट कंस्ट्रेंट जो है वो ऊपर वाले जो डिफरेंस कर्व है उसको टेंजेंट कर रही है। नेक्स्ट आएंगे high Japanese saving rate. Solo growth model also shows that the saving rate is the primary determinant of country's steady state level of income. And increased saving rate raises investment, causing the capital stock to grow towards the new steady state। जी बिल्कुल ठीक है।
वो कहते हैं जापान का जो सेविंग रेट है वो बहुत हाई है। अल्टीमेटली क्या होता है, जितनी सेविंग हाई होती है उतनी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होती है, और जितनी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होती है उतना हम कैपिटल प्रोडक्शन की तरफ जा जाते हैं। नेक्स्ट आ जाए जी। कुछ कंजम्पशन थ्योरीज और है हमारे पास। जॉन मैनार्ड कीन्स एंड द कंजम्पशन फंक्शन। क्या कहना है जी? द मार्जिनल propensity टू कंज्यूम सी इज बिटवीन 0 and 1। ये बात हो गई। द एवरेज फॉल्स द इनकम राइजेस, ये बात हो गई। कंजम्पशन डिटरमाइंड बाय करंट इनकम। करंट कंजम्पशन जो करंट इनकम की वजह से डिटरमाइन होती है, वाई हम कैलकुलेट करते हैं। साइमन कजनेट्स एंड द कंजम्पशन पजल। द फेलियर ऑफ सेकुलर स्टैग्नेशन हाइपोथेसिस एंड फाइंडिंग ऑफ कजनेट्स both indicated that average propensity to consume is fairly constant over time। जी, साइमन ने ये बात कही कि जो हमारी एवरेज प्रोस्पेरिटी है कंजम्पशन की वो कांस्टेंट रहती है ओवर द टाइम। हमने एक बजट बनाया होता है, एक तरतीब चलाई होती है, कितने हमने खाने पीने पे खर्च करने हैं, कितने हमने आने जाने पे खर्च करने हैं, कितने हमने बीमारी पे खर्च करने हैं, कितने बच्चों को फीस देनी है। ये चीज़ें हमने पहले से डिसाइड की होती हैं, और फिर हमारा जो कंजम्पशन है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो सेम रहती है। ठीक है जी। This presented a puzzle: why did Keynes' conjectures hold up well in the studies of household data and in studies of short-term series, but fail when long-term series were examined? जी, वो कहता है जी हमने ये जो बात की है ये कांस्टेंट रहता है। ये तो शॉर्ट टर्म में हमने बात की, लॉन्ग टर्म में ये इम्प्लीमेंटेड नहीं होता समटाइम, क्योंकि कई तरह खर्चे हमारे निकल आते हैं, कई इश्यूज हो जाते हैं, और जैसे हमारी इनकम लेवल चेंज होता है हम फिर अपनी कंजम्पशन को चेंज कर जाते हैं। द मॉडल उसके बाद आ जाएगा एल्विंग फिशर। एल्विंग फिशर कहता है द कस्टे नहीं, ये कुछ भी नहीं कहता। ठीक है जी। इसका सिर्फ नाम फ्रैंको मोडिग्लानी एंड द लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस, इन्होंने ये हाइपोथेसिस 1950 में दिया था। फ्रैंको मोडिग्लानी एंडो एंड ब्रमबर्ग यूज फिशर मॉडल टू कंज्यूमर बिहेवियर टू स्टडी द कंजम्पशन फंक्शन। इन्होंने 1950 में इस फंक्शन को, फिशर मॉडल को यूज करके कंजम्पशन फंक्शन को स्टडी करने की कोशिश की थी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाए। जी, जी, यहाँ पे थोड़ी-सी उसने बात की है जो ओल्ड एज लोग हैं, ठीक है, यानी कि सीनियर सिटीज़न्स हैं, उनके हवाले से ग्राफ बना रहा है कि वो अपने अ, लाइफ़ के पीक से रिटायर होने तक वो पैसा कमाते हैं, सेविंग्स करते हैं, कंज़म्पशन भी करते हैं। लेकिन जब वो रिटायर हो जाते हैं तो उसके बाद उनकी सिर्फ़ वो डिस सेविंग की तरफ चले जाते हैं, यानी कि जो कंज़म्पशन ही हो रही है, अब सेविंग कोई नहीं हो रही। ठीक है जी। ये बात यहाँ पे यही उसने की है कि दे आर कंसर्न्ड अबाउट अनप्रेडिक्टेबल एक्सपेंसेस, एडिशनल सेविंग दैट राइजेस फ्रॉम अनसर्टेनिटी इज कॉल्ड प्रिकॉशनरी सेविंग। दिस मे बी ड्यू टू एक्सपेक्टिंग अ लॉन्ग लाइफ एंड प्लान टू लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ रिटायरमेंट। जी, वो रिटायरमेंट के बाद एक अच्छा गुजारते हैं तो उसके लिए वो अच्छे प्लान करते हैं, कम एक्सपेंसेस करते हैं, अच्छी सेविंग्स करते हैं ताकि वो आफ्टर रिटायरमेंट उससे फ़ायदा उठा सकें। जी, नेक्स्ट हमारा इन्वेस्टमेंट थ्योरीज़ है, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स ये आपका लेक्चर अंडरस्टैंडिंग होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।